नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक रहस्यमयी कहानी सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं, जिससे हम कोई भी कहानी अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब चलते हैं कहानी की ओर। श्योर दैट वो अब भी वही खड़ा होगा और आज भी मुझे घर तक छोड़कर ही दम। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और किसी ख्याल में खो गई। ऑफिस से निकलते निकलते ही काफी देर हो चुकी थी। बंशी काका पहले ही बता चुके थे कि मौसम खराब हो रहा था और वैसे भी एक कहावत मुंबई में बड़ी मशहूर थी कि आदमी की बात का और मुंबई की बरसात का कोई भरोसा नहीं होता है। और इस समय बहुत जोर की बारिश हो रही थी। आसपास सब इलाकों में ऑफिस वगैरह सब बंद हो चुके थे। बस केवल कुछ एक गार्ड्स ही बैठे हुए थे अपने अपने केबिन में और बारिश का मुआयना कर रहे थे। वो भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी कि अचानक से उसकी नजर गाड़ी के पीछे एक लैंप पोस्ट के पास खड़े एक साए पर पड़ी। रेनकोट पहने वो ही था जो कि अपनी नाइट मोड बंद, वापस जाएं, बुकमार्क साझा करें। बाइक पर बैठा उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। ओफ, ये मुझे पागल करके छोड़ेगा। काजल अपने में ही बड़बड़ाती हुई गाड़ी में बैठ गई और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर वो अपनी बाइक से काजल की गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा था। बारिश की वजह से ऑलमोस्ट रास्ता साफ ही था। घर पहुंचने में देर हो गई थी। ऐसे में माँ गेट पर ही खड़ी मिली। गाड़ी को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वो अंदर चली आईं। गाड़ी पोर्च में लगाकर उसने एक उचटी सी नजर गेट के बाहर सड़क पर डाली। हद है, बेशर्म मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। काजल ने अपने सर से उसके भूत को उतार कर फेंक दिया और अंदर आ गई। काजल, आज बहुत देर हो गई बेटा, सावित्री ने खाना गर्म करते हुए कहा। हाँ माँ, वो थोड़ा जरूरी काम निपटा रही थी, बस उसी में थोड़ी देर हो गई। पर बेटा, मौसम भी तो देख लिया कर। सावित्री ने बाहर की ओर देखा तो बादल अब भी जोर जोर से गरज रहे थे। माँ, ये मुंबई है, यहाँ बारिश का कोई भरोसा नहीं है। दोपहर तक मौसम साफ था और अचानक से ही बारिश होने लगी। काजल ने कपड़े चेंज कर लिए थे और वो बाहर खिड़की पर खड़ी होकर बारिश का वेग देख रही थी। वो तेरा इतना ख्याल रखता है, तेरी इतनी केयर करता है। आज भी देख, इतनी बारिश में भी तुझे यहाँ तक छोड़कर गया है। तुझे ये भी समझ में नहीं आता है क्या? सावित्री ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। माँ, वो बेवकूफ है और आप भी उसकी बेवकूफियत में शामिल हो रही हैं। पर बेटा, एक बार तू उसके बारे में सोचकर तो देख, सावित्री ने कहा। माँ, प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दीजिए। कल मुझे बहुत काम है और जल्दी ही ऑफिस निकलना है। काजल ने सावित्री की तरफ देखे बिना कहा और बेमन से ही डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई एक्सप्रेशनलेस। उसने आधा अधूरा खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। देर रात तक वो मी सेठी की प्रोफाइल रीड करती रही। बड़े कमाल का बंदा है, इतना बड़ा बिजनेसमैन और प्रोफाइल पर एक भी पिक्चर अपलोड नहीं की है इसने अपनी। या तो हद से ज्यादा बदसूरत है या फिर हद से ज्यादा खूबसूरत। काजल को अपनी इस सोच पर हंसी आ गई और वो फोन बंद करके लेट गई। सो जा बेटा, कल तुझे बहुत काम करने हैं और सबसे ज्यादा जरूरी काम है कि कल तुझे उसे शुद्ध हिंदी में समझाना भी है। चुप रहने से उसकी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है, काजल ने मन ही मन सोचा और फिर लाइट ऑफ करके सो गई स्लीपिंग। अगले दिन वो ऑफिस कुछ जल्दी ही आ गई थी, इतनी कि सिर्फ बंशी काका और एक क्लीनर के अलावा अभी कोई भी नहीं आया था। काजल को इतनी जल्दी ऑफिस में देखकर बंशी काका ने कहा कि आज बहुत जल्दी ऑफिस आ गई बिटिया। काजल ने एक फीकी सी हंसी के साथ कहा कि क्या फर्क पड़ता है, मैं यहाँ रहूं या ऑफिस में, मेरे लिए सब बराबर है।
काका प्लीज। काजल की बात पूरी होने से पहले ही बंशी काका ने कहा कि मैं अभी बनाकर लाता हूँ तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय। इस बार काजल सच में मुस्कुराई और अंदर अपने केबिन में चली गई। वो दनादन कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक नोटपैड पर लिखती जा रही थी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1-2 दिन में ये डील साइन की जा सकती है। वो मन ही मन उस नोटपैड को घूरते हुए बोली। अब तक ऑफिस के बाकी के एम्प्लॉइज भी आने लगे थे। कुछ देर बाद काजल ने अपनी पीए पायल को इंटरकॉम पर फोन करके ऋषि को उसके पास भेजने के लिए कहा। पायल ने इंटरकॉम से ही ऋषि से बात करने की कोशिश की, पर वो बंदा तो आज फिर डांट खाने का पूरा इंतजाम किए बैठे था। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों से घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। याहू याहू। पायल ने 2 बार इंटरकॉम से ऋषि से बात करनी चाहिए, पर आज महाशय जंगली बने हुए थे तो कैसे बात कर। ओफो ये क्या आफत है। पायल भी झल्ला। वो ऋषि के केबिन में जाकर कहती है कि सर, काजल मैम इज वेटिंग फॉर। क्या मैम आज इतनी जल्दी आ गई। वो चौंक। अच्छा तो इसलिए ही आज ये शम्मी कपूर बाहर निकल कर आ रहे थे आपके। पायल ने भी मजे लेते हुए कहा, तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी पागल लड़की। ऋषि उसके सर पर एक हल्की सी चपत लगाकर काजल के केबिन की तरफ चला गया। पागल वाली हरकतें खुद करते हैं और मुझे पागल बता रहे। पायल मुंह बनाते हुए अपनी सीट पर आकर बैठ गई। यस मैम, ऋषि ने दरवाजे से झांकते हुए कहा। प्लीज कम इन मी ऋषि, काजल ने कहा और वो फिर से कुछ नोट करने लगी। ऋषि अंदर आकर खड़ा हो गया। प्लीज हैव ए सीट, आप खड़े क्यों हैं? काजल ने सौम्य आवाज में कहा। ये इतने कायदे से बात कर रही हैं, इसका मतलब जरूर कुछ चल रहा है इनके मन। ऋषि ने मन ही मन सोचते हुए कहा। ये लीजिए और देखिए कि इतनी इंफॉर्मेशन काफी है या अभी कुछ और डिटेल्स खंगालनी पड़ेंगी। काजल ने उसकी तरफ एक नोटपैड पकड़ाते हुए कहा। ऋषि ने उस नोटपैड को देखा और एक बार में ही सब पढ़ गया। वो हैरान था कि इतने कम समय में काजल ने इतनी इम्पोर्टेंट डिटेल्स कहां से निकाल। ब्रिलियंट मैम। ताली बजाने, आपने तो सच में कमाल कर दिया। अब हम आसानी से मी रहेजा से इस प्रोजेक्ट के लिए एक मीटिंग फिक्स करने पर बातचीत कर सकते हैं, ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा। काजल पहली बार किसी के सामने यूं मुस्कुराई, पर अब भी उसकी अंदर की हंसी दबी हुई थी। ऋषि ने उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड 2-4 पॉइंट और उसमें जोड़ दिए और वो बोला कि ओके मैम, मैं आपको मी रहेजा से बात करके बताता हूँ। वो जैसे ही जाने को हुआ कि उसके कान में काजल की आवाज पड़ी और वो मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। वैसे तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है ये? काजल सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोली। ऋषि ने कमरे में इधर उधर देखते हुए कहा कि कहाँ क्या चल रहा है मैम? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। इनफ इज इनफ। काजल की आवाज इस बार थोड़ी तेज हो गई थी। मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो जी में आओगे। वो काजल उसकी तरफ बढ़ी। ऋषि अब मुस्कुराया और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला कि पर मेरे जो जी में है उसे आप करने कहाँ देती हैं? टंग आउट। ऋषि के आगे बढ़ने से काजल के पैर वहीं थम जाते हैं और वो दोनों कदम पीछे लेने के चक्कर में अपना बैलेंस खोकर गिरने ही वाली होती है कि ऋषि उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। एक पल के लिए काजल ऋषि की आंखों में खो जाती है, पर अगले ही पल वो खुद को उससे दूर करते हुए कहती है कि देखो ऋषि, मैं तुम्हें पहले भी वार्न कर चुकी हूँ। ये सब मत किया करो, इसका कोई फायदा नहीं है। पर मैं भी आपको सब साफ साफ बता चुका हूँ कि मैं मेरे ही अख्तियार में नहीं हूँ। क्या मिलेगा तुम्हें इस तरह से? काजल परेशान हो जाती है। क्यों कल बारिश में भीग रहे थे मेरी वजह से? मेरे पास गाड़ी थी, मैं भीग नहीं जाती। पर तुम क्यों भीग कर मेरा वेट कर रहे थे? मैं घर का रास्ता जानती हूँ। मुझे पता है कि आप गाड़ी से जाती तो आप भीग कैसे सकती थी।
पर आप शायद खुद पर ध्यान नहीं देती हैं। आप बेख्याली में ही रहती हैं हमेशा। कितनी ही भूखी नजरें आपको ऑफिस आते जाते घूरा करती हैं। और कल तो मौसम भी खराब था, तो मैं ऐसा रिस्क कैसे ले सकता था? ऋषि ने काजल की तरफ देखते हुए कहा। पर तुमने क्या ठेका ले रखा है मुझे घर छोड़ने का? काजल झल्ला उठी थी। रोज नहीं जाता हूँ आपके पीछे, बस तब जब आप लेट हो जाती हैं और तब जब हम दोनों ही किसी मीटिंग से लेट लौटते हैं, बस। ऋषि की नजरें अब भी काजल पर ही थी, पर काजल की बात अधूरी रह गई। ऋषि उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला कि अब ये मत पूछना कि मैं क्यों करता हूँ ऐसा। इसका जवाब आप अच्छे से जानती हैं। काजल पीछे हटते हुए कहती है कि और तुम भी मेरा जवाब अच्छी तरह से सुन चुके हो। पर मैं नहीं मानता हूँ उस जवाब को, और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मेरा दिल बहुत बदतमीज है। ये किसी की नहीं, सिर्फ अपनी सुनता है और अपनी मानता है। और इस दिल ने आपको अपना बनाने की कसम खाई है। बढ़ता दिल टंग आउट। ऋषि हंसते हुए वहां से चला गया। काजल धम से अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई। ओफो, क्या मुसीबत है ये। सीधी तरीके से ये बात मानता ही नहीं है, हर बात पर मजाक। अभी ही देख लो, दिल की बात भी म्यूजिकल वे में कह कर गया। और तो और माँ को भी इसमें कोई ऐब नहीं दिखता है। काजल खिसिया रही थी। कभी काजल कहता है तो कभी मैम कहता है। कभी कभी जब मैं ही उसे घूरने लगती हूँ तो बेचारा नजरें चुराने लगता है और कभी सीधे ही आंखों में झांकने लगता है। क्यों मैं इसे रोक नहीं पाती हूँ? ये एक होशियार और ईमानदार इंसान है इसलिए, पर अकेला ये ही तो एक रीजन नहीं है ना कि उसकी इतनी सारी बदतमीजियों को इग्नोर करके तुम उसे यहाँ ऑफिस में रोके हुए हो। वो खुद से ही सवाल पूछ बैठी। जी हाँ, बदतमीजी। अकेली लड़की का घर तक पीछा करना, उसके इनकार करने के बाद भी कभी उसे फ्लावर्स तो कभी चॉकलेट तो कभी किसी बात के लिए सॉरी कार्ड तो कभी थैंक यू कार्ड भेजना। ऑफिस में नहीं आएगी तो घर पर भिजवाना। अब आप ही बताइए कि ये ऋषि बाबू की बदतमीजी नहीं है क्या? और सैड फेस, हैप्पी फेस, कंफ्यूजिंग फेस, एंग्री फेस और भी ना जाने कितने तरह के फेसेस की इमोजी जब देखो तब काजल की डेस्क पर चस्पा कर बैठ जाता था अपने केबिन में, जब भी वो उससे नाराज होती थी या फिर वो उसे उदास नजर आती थी। काजल सब जानते समझते हुए भी उसे इग्नोर कर देती थी। पर ढीठ ऋषि फिर भी मुस्कुरा कर कहता कि कोई नहीं, मैं आपकी ना का हाँ में बदलने तक इंतजार करूंगा। विंकिंग फेस। ऋषि ने खुद को एक रहस्यमयी खोल में बंद कर रखा था। दुनिया उसे उतना ही जानती थी जितना कि वो दुनिया को दिखाना चाहता था। पर काजल के लिए उसकी फीलिंग्स बिल्कुल श्योर थी। वो आया भी तो उसी के लिए था। हाँ, जब आया था तब सिर्फ उसे काजल की मदद करनी थी, पर जैसे जैसे वो काजल को जानने समझने लगा था, खुद को उसकी तरफ आकर्षित होने से रोक नहीं पाया था। हालांकि पहले पहल उसे भी उसी बात की हिचक लग रही थी, जिस बात की काजल उसे दुहाई देकर उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। पर ऋषि इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। ऑफिस में कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी जो ऋषि पर अपनी आंखें ना जमाए हो, पर वो हमेशा अपनी ही धुन में मस्त रहता था। वो वही सब काम करता जिसे ज्यादातर गंभीर मिजाज के और वो भी ऑफिस के इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने वाले लोग दूर रहते थे। ऋषि अपने केबिन में पहुंचकर काजल को फोन करके कहता है कि मेरे बारे में ही सोच रही है ना? क्या? काजल फोन पर ही चिल्ला उठी। मेरे पास इस बाहियात काम के अलावा और भी बहुत सारे काम है करने के लिए, समझे? फिर अपने चेहरे को अपने हाथों से इस तरह क्यों ढके हुए हैं आप? टंग आउट। बढ़ता दिल। ऋषि ने आराम से कहा। काजल चौंक गई और उसने सामने की ओर देखा तो ऋषि उसके केबिन में सामने की ओर लगी खिड़की के पास खड़ा था और उधर ही देख रहा था। खिड़की कांच की थी और अभी पर्दे एक तरफ खिसके हुए थे तो वो काजल को साफ साफ देख पा रहा था। वो तो मैं ऐसे ही बैठी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मैंने जो तुम्हें काम दिया है उसकी तैयारी करो। और उसने अपने ड्रावर से ही एक बटन दबाया और खिड़की के पर्दे सरक कर आपस में मिल गए। ऋषि हल्के से मुस्कुराते हुए अपने केबिन में चला। मैं भी देखता हूँ कि आप कब तक अपनी फीलिंग्स को अनदेखा करेगी, उसने मन में सोचा और फिर वो अपने काम में लग गया। थोड़ी देर में लंच हुआ और सब लोग लंच करने के लिए कैंटीन की तरफ चले गए। ऋषि ने काजल को एक फाइल पकड़ाते हुए कहा कि मी रहेजा से बात हो गई है और उन्होंने मीटिंग के लिए हाँ कर दी है। दैट्स गुड, काजल ने एक्साइटेड होकर कहा। बट देयर इज ए प्रॉब्लम मैम, ऋषि ने बात पूरी की। प्रॉब्लम? बट व्हाट? एस्टोनिश्ड फेस, काजल ने ऋषि की तरफ देखते हुए कहा। मी रहेजा का कहना है कि वो मीटिंग के लिए यहाँ नहीं, बल्कि आपको मीटिंग के लिए उनके शहर जाना पड़ेगा, ऋषि ने बताया। बस, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम लग रही है? मैं तैयार हूँ उनसे मिलने के लिए, उनके ही शहर में। तुम बस तैयारी कर लो मीटिंग की और उनसे डेट फाइनल करके मुझे बता देना, काजल ने ईजली कहा। आपको मेरे साथ किसी दूसरे शहर में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऋषि ने शरारत से उसकी तरफ देखते हुए। काजल ने उसे घूरते हुए कहा कि वहाँ मैं तुम्हारे साथ बिजनेस मीटिंग के लिए जा रही हूँ, सैर सपाटे के लिए नहीं। तो तुम अपना ये ड्रामा बंद करो और मीटिंग के लिए जरूरी पेपर्स तैयार। ऋषि ने कहा कि आपको भूख नहीं लगती है तो क्या मैं भी भूखा रहूं? पहले मैं लंच करूंगा, उसके बाद कुछ और, वो गुनगुनाते हुए कैंटीन की तरफ बढ़ गया। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामला। लंच के बाद ऋषि ने काजल को बता दिया कि मी रहेजा ने उन्हें 2 दिन बाद का समय दिया है मिलने के लिए। काजल ठीक है, तब तक तुम मीटिंग से रिलेटेड सब पेपरवर्क रेडी रखो और कुछ जरूरी बात हो तो मुझे बता देना, मैं देखती हूँ फिर। काजल ये सब ऋषि को समझा रही थी और उसकी नजरें खिड़की से बाहर सड़क पर चल रहे एक कपल पर होती है कि वो कपल दीन दुनिया से बेखबर खुद में मस्त एक दूसरे का हाथ थामे बातें करते हुए चले जा रहा। काजल ने जब ऋषि की नजरों का पीछा किया तो उसने अपना सर पीट। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें समझा रही हूँ और तुम्हारा ध्यान फालतू की बातों में लगा हुआ है, काजल ने उसे डांटते हुए कहा। लुक ऑफ ट्रायम्फ, ऋषि मुस्कुराते हुए बोला कि जिसे आप फालतू की बातें कह रही हैं ना, उन बातों की वजह से ही दुनिया खूबसूरत है, वरना जिंदगी एक बोझ के अलावा और कुछ भी नहीं है। काजल उसका मतलब समझ गई थी और वो वापस जाते हुए बोली कि जब तुम्हारा मन भर जाए ये सब देखकर तब मुझसे कांटेक्ट कर लेना, और वो चली गई। ऋषि ने खुद से कहा कि काश कि आपको भी ये सब खूबसूरत लगता जैसे मुझे लगता है, और वो फिर से विस्लिंग करते हुए अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। खुद को समझता क्या है ये, काजल के मन में अब भी ऋषि की कही हुई बातें गूंज रही थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ सही है तो क्या बाकियों के साथ भी सब सही ही होगा? उसे हर चीज में प्यार मोहब्बत नजर आती है तो वो उसे मुबारक हो। पर मैंने एक पूरा दौर देखा है जबकि मैं लड़ रही थी, जूझ रही थी अपना और अपने परिजनों के अस्तित्व को बचाने के लिए। उस समय तो किसी ने प्यार जताना तो दूर, प्यार के 2 मीठे बोल भी नहीं बोले थे। फिर मैं कैसे प्यार के एहसास को महसूस करूं? उसके चेहरे पर एक दर्द उभर आता है। जिस भाई के फ्यूचर के लिए उसने अपने आज और कल को दांव पर लगा दिया, उस भाई ने एक पल नहीं लगाया उसे खुद से दूर जाने में। आंसू की 2 बूंदें उसके आंखों की कोरों से बह निकली। घड़ी शाम के 5 बजा रही थी और ऑफिस से एक एक करके सब एम्प्लॉइज निकलने लगे थे घर के लिए। काजल अपनी कांच की खिड़की से देख रही थी कि सबको अपने घर पहुंचने की जल्दी है, हो भी क्यों नहीं। आखिर घर पर उनका परिवार होगा, उन सब के वेल विशर होंगे जो कि उनका इंतजार कर रहे होंगे। पर उसे कोई जल्दी नहीं थी। अलबत्ता अगर उसे कोई घर ना जाने के लिए बोले तो वो फिर बिना किसी चूं चपड़ के ऑफिस में ही रुक जाए। पर माँ, एक माँ ही तो थी जिनके लिए वो घर जाना पसंद करती थी।
खुद को एक अदृश्य घेरे में कैद कर रखा था उसने, जहां तक किसी के दिल की आवाज ना पहुंच सके। उसने बहुत नजदीक से रिश्तों की सच्चाई देखी थी और उसमें अब और ताकत नहीं थी कि वो फिर किसी रिश्ते में बंधे और एक बार फिर से वो उस रिश्ते में धोखा खाए। अब घड़ी ने टिक टिक करते हुए 6 बजे का संकेत दे दिया और इसके साथ ही काजल ने अपना बैग उठाया और घर के लिए निकल पड़ी, ये सोचकर कि इससे पहले कि वो फिर से उसे घर छोड़ने का ऑफर दे कि लेट हो गया है, मौसम खराब है, वगैरह वगैरह। उसे जल्दबाजी में निकलते हुए देखकर ऋषि मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला कि भागिए मुझसे। मैं भी देखता हूँ कि आप कहाँ तक भागोगी मुझसे। खुद की इतनी आदत लगवा दूंगा मैं कि आपको सांस लेने के लिए भी मेरी जरूरत। काजल को पता था कि अगर वो ऑफिस से जल्दी निकल जाएगी तो ऋषि पूरी जिम्मेदारी से ऑफिस को बंद करवा कर ही आएगा। बंशी काका ने ऋषि से कहा कि बेटा आज तुम नहीं गए अभी तक। काका, आज आपकी बिटिया जो चली गई जल्दी, तो ये तालाबंदी तो मुझे ही करनी है ना, इसलिए रुक गया मैं, ऋषि ने बंशी काका को चाबियों का गुच्छा दिखाते हुए कहा। बेटा आज चित्रांशी का फोन आया था, सावित्री ने काजल को पानी देते हुए कहा। क्या कह रही थी आपकी बहू रानी? काजल के चेहरे पर एक फीकी सी स्माइल थी। धमकी दे रही थी कि मामला कोर्ट के बाहर सुलझा लो, नहीं तो कोर्ट में जाकर इज्जत नीलाम होने में ज्यादा देर नहीं। सावित्री कहीं गहरे शून्य में देख रही थी। रियली? वो कोर्ट? काजल को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। बेटा तू समझ रही है ना वो क्या कहना चाह रही थी? सावित्री के लहजे में चिंता थी। माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मेरे भाई भाभी के साथ ऐसा कुछ करूंगी। अरे ये जो कुछ भी है था तो हम सब के लिए ही ना, इसमें बंटवारे की बात कहाँ से आ गई? मैं छोटू से अलग कभी कुछ सोच भी सकती थी क्या? ये बिजनेस, ये घर, फार्म हाउस, सब कुछ उसके लिए और उसके बीवी बच्चों के लिए ही तो होता ना। पर उसे और उसकी पत्नी को अगर हिस्सा बांट कर लेना है तो एक ईंट भी नहीं मिलेगी उन दोनों को। किस हक से और क्या बेस दिखाएंगे कोर्ट में वो दोनों? ये मेरी मेहनत की कमाई हुई प्रॉपर्टी है और इसमें हिस्सा उसी को मिलेगा जिसे मैं चाहूंगी, और जिस तरह से वो दोनों चाह रहे हैं ऐसे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और रही बात कोर्ट केस की, तो आप परेशान मत होइए, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। आप खाना लगाए, मुझे बहुत भूख लगी है। काजल अंदर कमरे में चली गई। उसने चेंज करके खाना खाया और अपने फोन से उसने अपने वकील को फोन करके कुछ देर बात की और फिर फोन रख दिया। अब उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। अगले दिन सुबह सुबह ही चित्रांशी और विकास काजल के घर आ धमके और आते ही चिल्लाने लगे कि तुम खुद को समझती क्या हो? वकील से हमें धमकी दिलवा रही हो? तुम्हें लगता है कि इस तरह से हम अपना हक छोड़ देंगे? आज चित्रांशी नहीं, विकास बोल रहा था और ये काजल और सावित्री दोनों के लिए बहुत ही शॉकिंग था। अभी तक दोनों के ही मन में कहीं छुपी हुई एक उम्मीद थी कि शायद कभी देर से ही सही विकास को अपनी गलती का एहसास होगा और वो वापस अपने घर आ जाएगा। पर आज विकास को इस तरह बदतमीजी से और बेशर्मी से अपना हिस्सा मांगते देखकर दोनों माँ बेटी की वो छुपी हुई उम्मीद भी वही कहीं दम तोड़। बस सिस, बहुत हो गया तुम दोनों, काजल गुस्से से कांप रही थी। आज तक मैं इसलिए तुम दोनों की बेफिजूल बातें झेल रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे और माँ को ये भरोसा था कि उनका छोटू वापस आ जाएगा। पर नहीं, छोटू तो सच में बड़ा हो गया है और अब उसे उसकी बहन की जायदाद से हिस्सा भी चाहिए। ये सुनकर एक पल को विकास की नजरें झुक गईं। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, ये घर, बिजनेस और जितने भी दूसरी प्रॉपर्टीज हैं, वो सब मैंने अपने जिंदगी के कीमती समय लगाकर कमाया है। हाँ, सोचा था कि एक दिन सब तुझे देकर खुद रिटायर हो जाऊंगी, पर अब नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। रही बात वकील से फोन करके धमकाने की, तो उन्होंने सिर्फ तुम्हें समझाया था कि कोर्ट में जाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ जग हंसाई के। बहन की प्रॉपर्टी में भाई का कोई हक नहीं है
और अगर इन सब के बावजूद भी तुम कोर्ट जाना चाहते हो तो फिर ठीक है, मिलते हैं कोर्ट में। काजल ने रिलैक्स होकर कहा और सावित्री से बोली कि माँ मुझे नाश्ता दे दो, आई एम गेटिंग लेट कूल कूल। चित्रांशी ने आगे बढ़कर कहा कि आपको ये सब बहुत महंगा पड़ने वाला है दी नहीं हूँ मैं तुम्हारी या फिर इसकी। काजल ने विकास की ओर टेढ़ी नजर से देखकर चिल्लाते हुए, और हाँ एक बात और। चित्रांशी और विकास दोनों काजल के चेहरे की ओर देखने लगे फ्लश्ड। मुझे सस्ते लोग और सस्ती चीजें पसंद ही नहीं आती हैं। मेरे शौक जरा महंगे हैं। विंकिंग फेस। दोनों वहां से अपना सा मुंह लेकर चले। उनके जाते ही काजल एक कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ी और सूनी आंखों से फर्श को घूरने लगी। सावित्री ने उसके सर पर हाथ रखा तो वो उसके हाथ को पकड़कर सिसकने लगी और बोली कि माँ आज रही सही उम्मीद भी तोड़ दी छोटू। सावित्री भी खामोशी से खड़ी होकर बस उसके सर को सहला रही थी। वो बोलती भी तो क्या। काजल बुझे मन से बिना नाश्ता किए ही ऑफिस के लिए निकल। सावित्री चुपचाप उसे जाते हुए देख रही थी, फिर कुछ सोचकर उन्होंने फोन घुमाया और थोड़ी देर बात करके फोन रख दिया उन्होंने। शायद उसके समझाने पर कुछ खा ले। उधर ऑफिस में गदर मचा हुआ। वाह जीवा, इस दीवाने दिल ने क्या तुम पे जादू डाला कि तुमको हम पे प्यार आया कि तुमको हम पे प्यार आया। प्यार। ऋषि अपने कानों में लीड लगाने के बाद भी मुंह खोलकर बस गाए जा रहा था। ऑफिस में उस समय तक मौजूद स्टाफ वाले मन मुस्कुरा रहे थे और अंदर ही अंदर वो भी मजे ले रहे थे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट करना न भूलें। अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कहानी में इतना ही। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।